ओके, द कैपेसिटर, सुनो बस, द कैपेसिटर ईच ऑफ 4 माइक्रोफैराड, सुनो सुनो कृष्णा ध्यान दो, है ना, द कैपेसिटर ईच ऑफ 4 माइक्रोफैराड आर टू बी कनेक्टेड इन सच ए वे दैट द इफेक्टिव कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज 6 माइक्रोफैराड। 4 माइक्रोफैराड के द कैपेसिटर ईच ऑफ 4 माइक्रोफैराड आर टू बी कनेक्टेड इन सच ए वे दैट द इफेक्टिव कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज 6 माइक्रोफैराड। दिस कैन बी अचीव्ड बाय कनेक्टिंग। तो पहली बात तो ये इन्होंने गड़बड़ कर दिया, मतलब भाई नंबर ऑफ वो नहीं दिया ना, द कैपेसिटर 3 लिख लो, 3 कैपेसिटर्स होगा, ये इसने लिख दिया उसको, 3 कैपेसिटर ईच ऑफ 4 माइक्रोफैराड। 4 माइक्रोफैराड के आपके पास 3 कैपेसिटर हैं, 4 माइक्रोफैराड के 3 कैपेसिटर्स हैं, उनको कैसे कनेक्ट किया जाए ताकि उनका रिजल्ट 6 माइक्रोफैराड है। वेरी गुड, 2 सीरीज और 1 पैरेलल। देखो सूर्य क्वेश्चन भी समझ में आया, आर्यन को भी समझ में आया, लेकिन फिर भी बताएंगे नहीं। बताओ क्या था क्वेश्चन, कितने कैपेसिटर हैं, 3, उनको कैसे आपस में कनेक्ट किया जाए ताकि उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आ जाए, 6 माइक्रोफैराड। क्या करोगे, हाँ तो करो, दिमाग लगाओ, है ना, समझ में आ रहा है। 4 माइक्रोफैराड के 2 कैपेसिटर सर हम पहले सीरीज में लगा देंगे और फिर एक 4 माइक्रोफैराड का इनके पैरेलल में लगा देंगे, क्योंकि इस 4 माइक्रोफैराड और इस 4 माइक्रोफैराड का बताओ कितना आएगा, 2 आएगा, क्योंकि सीरीज में है ना, तो सीरीज में 1/c वाला फॉर्मूला लगेगा, तो 1/c = 1/c1 + 1/c2 करके ये ऊपर वाले का आ गया 2 माइक्रोफैराड, इसका आ गया 2 माइक्रोफैराड, और ये कितना हो गया 4 माइक्रोफैराड, दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, पैरेलल में डायरेक्ट ऐड हो जाते हैं, तो इसका मतलब 6 माइक्रोफैराड। सब सुनो भाई, ऑप्शन, अच्छा एक अच्छी बात ये भी है कि ऑप्शन भी दे रखे थे इसमें, क्या, ऑल 3 इन पैरेलल, all 3 in series, 2 of them connected in series and 1 is parallel to the third, अच्छा, and the combination is parallel to the third, 2 of them connected in parallel and 1 in series। समझ में आ गया क्वेश्चन, और आसान हो गया क्योंकि ऑप्शन से आपको और आइडिया लग जाएगा। ऐसे ही सब ऑप्शन दिए कि पहली बात तीनों सीरीज में होंगे, गलत हो गया, तीनों पैरेलल में होंगे, हाँ इसी का कह रहा हूँ। नेक्स्ट देखो, which of the following statement about an LCR series circuit connected to an AC source is correct। किसी एक एसी सोर्स से कनेक्टेड एलसीआर सीरीज सर्किट के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है, ऑप्शन सुनिए। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स, अब ध्यान सुनो, सूर्य है ना, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स इज इंक्रीज्ड, अगर हम सोर्स की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करेंगे, द इंपेडेंस ऑफ द सर्किट फर्स्ट डिक्रीज देन इंक्रीज। बताओ पहले सही है गलत है, द इंपेडेंस ऑफ द सर्किट फर्स्ट डिक्रीज देन इंक्रीज, ऐसा कहा उसने, सही है गलत है। अगर हम फ्रीक्वेंसी को चेंज करें, फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं तो द इंपेडेंस ऑफ द सर्किट, इंपेडेंस ऑफ द सर्किट फर्स्ट डिक्रीज देन इंक्रीज। क्यों, एक्सेल बढ़ेगा तो एक्सी कम होगा, एक्सी बढ़ेगा और तो कांस्टेंट रहेगा। भैया पहले जब फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो एक फ्रीक्वेंसी पे रेजोनेंस होगा तो करंट नहीं भाई इंक्रीज हो गया, तो भैया ओमेगा स्क्वायर आएगा ऊपर, ओमेगा स्क्वायर आएगा तो भैया करंट फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो करंट इंक्रीज होगी, एक में भैया 8 तो कांस्टेंट ही रहेगा, एक्सेल बढ़ेगा तो एक्सी घटेगा और एक्सी घटेगा। पहले जब हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो एक्सेल बढ़ेगा, एक्सी घटेगा, और एक्सेल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर है, एक्सी माइनस एक्सेल का होल स्क्वायर। एक टाइम ऐसा आएगा वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू को अचीव कर लेगा, मतलब जब एक्सेल बराबर क्या हो जाएगा, एक्सी हो जाएगा, हाँ, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, इंपीडेंस मिनिमम, मतलब सॉरी करंट मैक्सिमम, इंपीडेंस क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, तो बढ़ना नहीं ना, मतलब लगातार क्या होगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, हाँ, और इसने बताया क्या, इंपीडेंस ऑफ द सर्किट फर्स्ट डिक्रीज एंड देन इंक्रीज, नहीं इंक्रीज नहीं होगा। वैसे भी अगले अगले और ऑप्शन देखो ना, क्या पता कौन सा ऑप्शन आप प्रिपेयर्ड होगा। इफ द नेट रिएक्टेंस एक्सएल माइनस एक्सी ऑफ द सर्किट बिकम्स इक्वल टू इट्स रेजिस्टेंस, अगर एक्सएल माइनस एक्सी उसमें लगे हुए रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाए, देन द सर्किट लीड्स द वोल्टेज बाय 45 डिग्री, देन द सर्किट लीड्स द वोल्टेज, सॉरी करंट लीड्स द वोल्टेज बाय 45 डिग्री। अगर एक्सएल माइनस एक्सी आर के इक्वल हो जाए तो करंट जो है वो लीड करेगा किससे, देन द करंट लीड्स द वोल्टेज बाय 45 डिग्री। सही है गलत है,
भाई हम कहेंगे सर tan phi इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर। ये हो गया आपस में इक्वल, ये r और ये दोनों आपस में इक्वल हो गए तो इसका मतलब 1 आ जाएगा, 1 आ गया तो tan phi इक्वल टू tan 45 डिग्री। इसका मतलब phi बराबर कितना हो जाएगा 45। अब बताओ, लेकिन सही बात है, करंट क्या करती है, अब चूंकि मैंने लिखा है एक्सएल माइनस एक्सी, वो डिपेंड करता है एक्सेल बटा इंडक्टिव केस में करंट लैग करती है। अगर एक्सएल माइनस एक्सी बड़ा है तब तो फिर हम मानेंगे कि इंडक्टर को हमने बड़ा लिया है, तो तब तो करंट नहीं लीड करेगी, वोल्टेज लीड करेगा, तो उस हिसाब से ऑप्शन गलत हो गया। लेकिन इसने इसी को सही बताया है। अब क्यों बताया है, बाकी के 3 गलत, इससे ज्यादा गलत रहे होंगे, तो अभी देखते हैं बाकी और 2। तीसरा ऑप्शन दिया है, एट रेजोनेंस द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द इंडक्टर इज मोर देन अक्रॉस द कैपेसिटर। सुनो ये बच्चे ध्यान लगाओ, इसने कहा एट रेजोनेंस द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द इंडक्टर इज मोर देन अक्रॉस द कैपेसिटर। जब रेजोनेंस की कंडीशन आती है तो उस समय इंडक्टर को मिलने वाला, इंडक्टर का वोल्टेज ड्रॉप कैपेसिटर के वोल्टेज ड्रॉप से ज्यादा होता है। जब रेजोनेंस की कंडीशन आती है एक्सएल और एक्सी आपस में क्या हो जाते हैं, इक्वल। तो जिस रेशियो में आपका रेजिस्टेंस होगा या उनका रिएक्टेंस होगा, उसी रेशियो में उनका वोल्टेज ड्रॉप भी होगा, इसका मतलब सेम होगा। तो ये तो गलत हो गया, क्लियर। नेक्स्ट, एट रेजोनेंस द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर इज मोर देन अक्रॉस द इंडक्टर, ये भी गलत हो गया, क्लियर है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, अब पहला वाला वो भी गलत है। पहला वाला एक बार फिर पढ़ते हैं, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स इज इंक्रीज्ड then the impedance of the circuit first decrease then increase, impedance of the circuit first decrease and then increase। तो जैसे जैसे हम लोग एफ फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे, एक्सएल बढ़ेगा, एक्सी घटेगा। एक समय आएगा जब एक्सएल आपका एक्सी के इक्वल हो जाएगा, इंपीडेंस मिनिमम हो जाएगा, मतलब डिक्रीज हुआ, पहले डिक्रीज हुआ, और फिर उसके बाद अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो अब एक्सएल अभी भी बढ़ेगा और एक्सी अभी भी घटेगा। अब वो बढ़ना शुरू हो जाएगा और घटना शुरू हो जाएगा, इंपीडेंस बढ़ना शुरू हो जाएगा। यही सही है, नहीं इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स इज इंक्रीज द इंपीडेंस ऑफ सर्किट फर्स्ट डिक्रीज एंड देन इंक्रीज। भाई मान लो जब आपने एक्सएल माइनस एक्सी, इसकी जब आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई तो ये बढ़ता गया, ये घटता गया शुरू में, ठीक है। तो इसकी वजह से z बराबर √r² प्लस ये टर्म अगर बढ़ रहा है और ये घट रहा है, तो एक समय ऐसा आएगा कि ये दोनों मिलकर मिनिमम, हाँ, लेकिन मिनिमम के बाद में सेम वैल्यूज आती जाएंगी इधर उधर। हाँ समझ लो ना भाई, दो बार ऐसी वैल्यूज आएंगी, मतलब 2 फ्रीक्वेंसी करस्पॉन्डिंग होंगी। जैसे मान लो 50, आप ऐसे समझ लो, मान लो 50 हर्ट्ज पर रेजोनेंस आ गया, तो 50 से पहले की एक फ्रीक्वेंसी और 50 के बाद की जो फ्रीक्वेंसीज हैं उन पर दो जगह सेम वैल्यूज आएगी इंपीडेंस की। तो एक बार शुरू में क्या हो रहा होगा, घट रहा होगा, घटते इंपीडेंस मिनिमम हो जाता है। कब, जब सर्किट रेजोनेंस को क्रिएट कर लेता है, फिर उसके बाद फिर बढ़ना शुरू करता है वापस। अगर आपने फ्रीक्वेंसी को और बढ़ाया, आप रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के और बियॉन्ड ले गए, तो वापस इंपीडेंस फिर से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, फिर उन्हीं वैल्यूज को अचीव करना स्टार्ट कर देगा जो पहले से थी उसके पास। हो सकता है कि हम उसके बियॉन्ड से शुरू किए हों, या फिर हम फ्रीक्वेंसी तक लेके ही ना गए हों, बस उन्हें कहा बढ़ा रहे हैं। लेकिन अब इसको कैसे अप्रोप्रिएट लगाएंगे, है ना। ज्यादा देखेंगे तो दूसरा वाला ज्यादा अप्रोप्रिएट नजर आ रहा है, हाँ वो बिल्कुल सही है। लेकिन उसमें भी एक एम्बिग्यूटी है, उसमें भी ये एम्बिग्यूटी है कि एक्सएल माइनस एक्सी लिया उसने क्वेश्चन में, एक्सएल माइनस एक्सी लिखा है, डिफरेंस भी नहीं लिखा। अगर डिफरेंस लिखता फिर तो बिल्कुल एकदम करेक्ट हो गया था सेकंड वाला, क्योंकि एक्सएल और एक्सी का डिफरेंस जब आर के इक्वल होगा तो फिर उसमें करंट जो है वो लीड करेगी या लैग करेगी, दो ही बातें होंगी। लेकिन किस केस में लीड करेगी, जब वोल्टेज यानी एक्सएल लीड कर रहा होगा, एक्सएल डोमिनेटिंग होगा और एक्सी इंफीरियर होगा, तो ऐसे में वोल्टेज लीड करेगा। और जब एक्सएल इंफीरियर होगा और एक्सी डोमिनेटिंग होगा तो करंट लीड करेगी। पर चलो आप पेपर में जब आएगा क्वेश्चन तो उसी के हिसाब से काम करना, फिर परेशानी तो बनी जाती है। लेकिन मेरे हिसाब से सेकंड ऑप्शन मेरे हिसाब ज़्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है, सेकंड ऑप्शन ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, क्योंकि वो मैथमेटिकली सपोर्ट मिल गया ना उसको, फाई बराबर 45 डिग्री। पर उसने इतना दिमाग लगा के क्वेश्चन नहीं बनाया कि यार दोनों में ही कमियां छोड़ दी हमने क्वेश्चन में, दोनों ऑप्शन में, है ना। हाँ मैं कह रहा हूँ कि अब क्या कर सकते हैं, लेकिन
कोई भी बहुत ज्यादा अप्रोप्रिएट तो नहीं है, मतलब एकदम एग्जैक्टली करेक्ट कोई भी स्टेटमेंट नहीं डाला। बढ़े, बार बार सुनो बच्चों, ये एक नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन ये अपने आप में बढ़िया क्वेश्चन था, इसको आप हल्के मत लीजिए। इस तरह के क्वेश्चन कंपटीशन में भी आते हैं, जब उनको थ्योरी बनाना होता है ना, तो ऐसा क्वेश्चन बनाते हैं। अब ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है देखने में, तो बस चारों के चारों ऑप्शन में कोई ज्यादा खास न्यूमेरिकल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन बढ़िया है, क्योंकि सारे ऑप्शन जब सही लगने लगता है ना तो दिमाग खराब और ज्यादा होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ो। इसने कहा अकॉर्डिंग टू हाइगेंस प्रिंसिपल, हाइगेंस प्रिंसिपल के मुताबिक द एम्पलीट्यूड ऑफ सेकेंडरी वेवलेट, है ना, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आ रहे हैं सारे। अकॉर्डिंग टू हाइगेंस प्रिंसिपल द एम्पलीट्यूड ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स इज, ऑप्शन दे रहा हूं, इक्वल इन बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक, मैक्सिमम इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड जीरो इन बैकवर्ड डायरेक्शन, लार्ज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड स्मॉल इन बैकवर्ड डायरेक्शन, स्मॉल इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड लार्ज इन बैकवर्ड डायरेक्शन। क्या होगा? इक्वल होगा। कारण क्योंकि सर किसी भी वेवलेट्स पर मौजूद हर एक पॉइंट एक न्यू सोर्स ऑफ लाइट का काम करता है, और उसके लिए सर सोर्स ऑफ लाइट आगे भी उतनी ही तेजी वेलोसिटी फेंकता है लाइट को, पीछे भी उतना ही। समझ में आ गई बात ना? वेरी गुड, पहला ऑप्शन सही है, इक्वल इन बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन। किसी को डाउट नहीं इसमें? आगे भी मैंने सीटी बनाया था, पीछे भी सीटी बनाया था, याद होगा आप लोगों को, क्लियर है ना? किसी भी वेवलेट्स के ऊपर जो हमने सोर्सेज बनाए थे, तो उनसे आगे भी सीटी, उनके पीछे भी सीटी था, ठीक है ना? और फिर उसी को मिला के जो सर्किल बना था उसके टेंजेंट से एक एनवेलप बना था, ठीक है ना? याद आ रहा है? ओके, चलिए ठीक है, नेक्स्ट बढ़े। द रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इन बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज proportional to रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इन बोर्स एटॉमिक मॉडल। बोर के एटॉमिक मॉडल में रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट प्रोपोर्शनल टू किसके प्रोपोर्शनल होती है? n स्क्वायर 1 अपॉन n स्क्वायर 1 अपॉन n n, बोलिए n स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, 1 अपॉन n स्क्वायर नहीं। आर एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, आर एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। समझ पा रहे हो ना? कैसे? 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 1:4:9 के रेशियो में रहती, बताया था ना? बस इसमें कौन, ये तो आसान है। कोई फॉर्मूला बताएगा मुझे आर एन का? एंगस्ट्रॉम में बताओ। हाँ वेरी गुड, 0.53 n स्क्वायर एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना? 0.53 n स्क्वायर एंगस्ट्रॉम, बिल्कुल सही। आर एन इक्वल टू, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द रेजिस्टेंस ऑफ एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। सारे क्वेश्चन बढ़िया दिए थे इसने, पहली यूनिट्स को बहुत कम छू रहा है, ये ध्यान देने वाली बात है। मतलब फर्स्ट यूनिट जो है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बहुत ज्यादा, बहुत ही कम उसको कर दिया। कारण है वो बहुत पूछा जा चुका है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट्स में से हुआ करती थी वो कभी, है ना? अब इन्होंने क्या कर दिया, उठा के वो लास्ट वाली जो यूनिट्स है ना उनको ज्यादा इंपॉर्टेंट बना दिया। सेमीकंडक्टर डिवाइस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, क्योंकि उनमें क्या है, थ्योरी है, बच्चा कुछ पढ़ना नहीं जाता न्यूमेरिकल, थ्योरी रट्टे रट्टे मार मार करके गामा रेज की ज्यादा होगी, वेवलेंथ की, एक्स रेज की ज्यादा होगी, यही सब रटो और बस अपना लिख दो, ठीक है ना? खैर क्या लिखा? द रेजिस्टेंस ऑफ एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। बताइए सही है गलत? रेजिस्टेंस ऑफ एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन इट्स टेम्परेचर। सही है? हाँ, किसी भी सेमीकंडक्टर रेजिस्टेंस का वेरिएशन रिवर्स होता है, उल्टा होता है, पता है ना? अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में टेम्परेचर के बढ़ने पर रेजिस्टेंस, कोई डाउट तो नहीं है? बहुत अच्छे। और मेटेलिक कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, ठीक है ना? फॉर्मूला आर टी बराबर आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, यही था ना? हाँ ठीक, बहुत अच्छे, ठीक है ना? आर टी इक्वल टू आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ठीक है? ओके, फिर रीजन देखो, रीजन सुनो। द नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन एज वेल एज होल, number of conduction electrons as well as hole increases in an intrinsic semiconductor with the rise in its temperature। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी भी संख्या और जो होल्स हैं उनकी भी संख्या बढ़ेगी। अगर कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ेगी तो फिर करंट क्या हो जाएगी? बढ़ेगी, समझे ना? और रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। लेकिन साथ ही साथ अगर होल भी बढ़ने लगे तो
पहली बात, नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज होल्स टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं कि नहीं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, किसी सेमीकंडक्टर के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और होल्स टेम्परेचर के बढ़ने घटने पर बढ़ते घटते हैं क्या? नहीं। इंप्योरिटीज ऐड करने और ना करने से बढ़ते घटते हैं। टेम्परेचर बढ़ने घटने से ये हमें पता ही नहीं चलेगा, स्पेशली कि इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा बढ़ जाएंगे कि होल्स ज्यादा बढ़ जाएंगे। जब वही तो बात है ना, जब तक इंप्योरिटी नहीं मिला होगा तो होल्स जैसी कोई चीज है ही नहीं, ठीक है ना? प्योर सेमीकंडक्टर में, ठीक है ना भाई, प्योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। इधर लिखा है रीजन में, सुनिए ध्यान से, रीजन लिखा बिकॉज, मतलब A इज ट्रू और R इज फॉल्स। पहले तो इसने लिखा है A इज ट्रू, R इज फॉल्स, लेकिन फिर रीजन दे रहा है R इज फॉल्स बिकॉज इंक्रीज इन नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स, इंक्रीज इन नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स डज नॉट मीन एन इंक्रीज इन बोथ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। टेम्परेचर बढ़ने पर चार्ज कैरियर्स तो बढ़ते हैं, टेम्परेचर बढ़ने पर चार्ज कैरियर्स तो बढ़ते हैं, लेकिन इसका ये मीनिंग नहीं है कि दोनों ही बढ़ेंगे। इंक्रीज इन बोथ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, इनफैक्ट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स मे इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंडिंग ऑन द मटेरियल एंड द टेम्परेचर रेंज। टेम्परेचर की रेंज क्या है इस पर, और मटेरियल की नेचर क्या है इस पर। ये नए क्वेश्चन है, इनको आप ऐसे ही समझ लो। अब ज्यादा इन पे दिमाग मत लगाओ। क्वेश्चन पेपर में अगर आता है ध्यान रखिएगा कि टेम्परेचर के बढ़ने घटने से इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की संख्या में बढ़ोतरी होगी या कमी होगी, ये मटेरियल की नेचर और टेम्परेचर की रेंज पर डिपेंड करता है। हमेशा एक स्पेशल पॉइंट नहीं कहा जा सकता, स्पेशल नहीं कहा जा सकता, बस यही होगा, बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। क्लियर है ना बात? तो इसे बोला A is true, R is false, ठीक है ना? नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है, बढ़ जाए। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स A and B in the given network is 2R। ओहो, ऐसा रीजन दिया और क्वेश्चन भी दिया न्यूमेरिकल उसके साथ। इसने कहा है इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2R के इक्वल है। सुनिए, हाँ जो भी है, देखो ये यहां सब दे रखे हैं कितने, हाँ 2R 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 2R। तो बताइए इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, पहले बताओ निकाल के, है ना? पहली बात ये समझ में आ गया, वीट स्टोन ब्रिज बनेगा और वो बैलेंस भी हो जाएगा। जो वीट स्टोन ब्रिज बनेगा वो बैलेंस भी हो जाएगा। समझ में आ रहा है? बहुत अच्छे। अब 2R तो फिर ऊपर वाली ब्रांच सीरीज में कितना हो जाएगा, 4R। नीचे वाली ब्रांच सीरीज में 4R पैरेलल में तो 2R। उसने यही दिया था, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स A and B इन द गिवन नेटवर्क इज 2R। सही हो गया सर? बहुत अच्छे। रीजन, ऑल द रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। रीजन, ऑल द सर्किट्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। फॉल्स हो गया, ठीक है ना? सभी रजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्टेड हैं, तो A is true, R is false। समझ में आ रहा है? बहुत अच्छे। A is true, R is false। ओके, बढ़े? अरे बढ़े भाई, बहुत अच्छे। नेक्स्ट, द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग लूप इज 0 इन इट्स प्लेन इज इफ इट्स प्लेन इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्वेश्चन सुनो, ऐसे सुनो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ना? द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग लूप, किसी एक करंट कैरिंग लूप पर अप्लाई होने वाला टॉर्क 0 के इक्वल होगा व्हेन इट्स प्लेन इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जब इसका प्लेन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर रखा होगा। पहले तो आप मुझे बताओ फॉर्मूला क्या होता है टॉर्क एक्टिंग, IAB cos थीटा या साइन थीटा? साइन थीटा। टाउ बराबर MB साइन थीटा, टाउ बराबर कैपिटल M कैपिटल B साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड। तो जब हमारा लूप मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा होगा तो नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री बनेगा ना? मैंने कहा अगर पहली बात पता होना चाहिए कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टाउ बराबर MB साइन थीटा या IAB साइन थीटा। M मतलब आई होता है यहाँ पर, IAB साइन थीटा। इसमें थीटा क्या होता है? थीटा इज द एंगल बिटवीन द एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। अगर लूप जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा है तो इसका एरिया वेक्टर कैसे होगा? ये लूप है मेरा, ये हाथ मेरा क्या हो गया, एक
रेक्टेंगुलर लूप हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई, लूप इसके परपेंडिकुलर रखा है तो एरिया वेक्टर किधर जा रहा होगा, इधर, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 0। इसने कुछ ऐसा कहा। अब अगर एंगल बीच का 0 हो गया तो बताओ भाई डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या हो जाएगा, द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग लूप इज 0 व्हेन इट्स प्लेन इज परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सही है गलत है, बोलो ना आर्यन, सही है गलत, पक्का? यार मैं ये कह रहा हूं, शायद ध्यान से समझ पा रहे हो आप मेरी बात को। मैं कह रहा हूं कि कोई लूप मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा हुआ है तो इसके ऊपर अप्लाई होने वाला डिफ्लेक्टिंग टॉर्क 0 के इक्वल होगा। सही है गलत नैन्सी? सही है खुशी? सही है आदित्य? क्वेश्चन की बिल्कुल एग्जैक्ट लैंग्वेज पढ़ देता हूं ताकि आप उसके हिसाब से काम करें, दिमाग लगाएं, ठीक है ना। द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग लूप is 0 when its plane is perpendicular to the direction of magnetic field. Its plane is perpendicular to the direction of magnetic field. बोलिए ट्रू है या फॉल्स है? हाँ आदित्य क्या लग रहा है? फॉल्स। हाँ सही है। पुष्पेंद्र क्या लग रहा है? हाँ आपके बहुत ज्यादा बार पूछ लेने से गलत लगने लगा। गलत नहीं है, सही है। यार कैसी बातें करो भाई, क्यों गलत लगने लगा? अभी 2 मिनट पहले तुम बिल्कुल बड़े कॉन्फिडेंस से कह रहे थे हाँ भैया सही है। मैंने 2-3 बार पूछा, अरे भाई मैं ऐसे कह रहा हूँ, जानबूझ के करते मैं ऐसे कह रहा हूँ, पता नहीं इससे क्या हो गया। अरे ऐसे कह देने से क्या फर्क पड़ गया? अभी मैं खुद समझा रहा हूँ कि भाई प्लेन के कैसे रखा, प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 0 डिग्री, और फॉर्मूले में टाउ बराबर एम डी साइन थीटा में थीटा क्या होता है। मैं तुम्हारे कॉन्फिडेंस चेक कर रहा था कि देखो तुम इसको गलत कितनी बार कहोगे या कितनी बार सही कहोगे। भाई जब तक एक बात होगा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अगर किताब में भी नहीं लिखा है ना तो भी कहोगे भैया सही है ये। क्या किताब भी बिल्कुल एकदम कि जिसने किताब लिखी हो कोई परफेक्ट थोड़ी ना है, समझ गए ना। कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, फिर किताब में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। सही है ये, अब समझ में आ गया कि नहीं? बोलो समझ में आ रहा है? ट्रू है अभी फिलहाल, ठीक है ओके। अब रीजन सुनते हैं। द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क एक्टिंग ऑन द लूप ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, सुनो भाई सुनो, द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क एक्टिंग ऑन ए लूप ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट स्मॉल एम, जब किसी लूप का मैग्नेटिक मोमेंट स्मॉल एम होता है, स्मॉल एम इज गिवन बाय द डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर एम एंड वेक्टर बी। मतलब क्या बढ़िया क्वेश्चन दे रहा है, दिमाग लगवा रहा है। मतलब अगर किसी रेक्टेंगुलर लूप का मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर एम हो, तुम्हें आदत पड़ी हुई है कैपिटल एम की, ये इसने जानबूझ के कर दिया स्मॉल एम, कोई फर्क नहीं पड़ता, सिंबल को उसने अपनी मर्जी से बदल दिया, बदल देने दो। देन द टॉर्क एक्टिंग ऑन द लूप इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ, अगर डॉट प्रोडक्ट होता तो फिर वो सही होता ऊपर वाला, वो गलत हो जाता ऊपर वाला, तो क्रॉस प्रोडक्ट होता है एम क्रॉस बी, वेक्टर टाउ इक्वल टू एम क्रॉस बी। मतलब मैं इसलिए खुश हो रहा हूं कि 3 क्वेश्चन दिए इसने, इस एक ही पेपर के क्वेश्चन है तीनों, एसेंशियल रीजन के 3 क्वेश्चन दिए, तीनों का सेम आंसर, ए इज ट्रू आर इज फॉल्स। कमाल है। हाँ ये मैं वही तो, तभी तो मैं बोला, मुझे खुद को भी लग रहा कि इससे क्या होने लगता है यार, ये कैसे हो सकता है, सबका सी आ रहा है, हर एक ऑप्शन सी, ठीक है ना। लेकिन इसी से कॉन्फिडेंस चेक होता है। आपको चिंता क्यों करनी है भाई, जब आपको पता है कि एम क्रॉस भी होगा तो तुम जबरदस्ती की नहीं, पहले 2 का सी हो गया तो अब इसका डी लगाऊंगा जबरदस्ती, कहां लिए जबरदस्ती डी लगाओगे, ठीक है ना। तो ए इज ट्रू आर इज फॉल्स, 3 ही ऐसा रीजन थे, तीनों का सेम आंसर था, ठीक है ना। अच्छा अब इससे एक और बात समझ में आती है, वो लोग जो कि ये मान के चलते हैं कि 90% केस में ए ऑप्शन होता है ऐसा रीजन वाले क्वेश्चन का आंसर, होता भी है वैसे ही ज्यादातर, उनके लिए तीनों गलत हो जाएंगे, वो जाएंगे सीधे तीनों का ए लगा देंगे, क्या 2 तो सही हो ही सकते हैं उसमें से, तो ये गलत सोच है ना, ऐसे नहीं लगाना है, क्योंकि वैसे ज्यादातर ऐसा रीजन के क्वेश्चन के आंसर्स ए ही होते हैं, ठीक है ना। लेकिन फिर भी आपको इस भूल में नहीं पड़ना है, पढ़ाई करनी है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट। अब भाई इसने बस ध्यान लगाओ, है ना। ठीक है क्वेश्चन सुनिए अब भाई, बहुत ध्यान से क्वेश्चन सुनिए।
इसने क्वेश्चन दिया है 2 नंबर में, 2 नंबर में क्वेश्चन देखो क्या दिया है, राइट द एक्सप्रेशन फॉर द लॉरेंज फोर्स ऑन ए पार्टिकल ऑफ चार्ज Q मूविंग विद ए वेलोसिटी वेक्टर V इन ए मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर B। बताओ यहां तक क्या करोगे। उसने बोला राइट द एक्सप्रेशन, मतलब डेराइव करना है, राइट करना है, सिर्फ लिखना है। इन पे ध्यान देना होता है चीजों पर। उसने बोला राइट द एक्सप्रेशन, 2 ही नंबर का क्वेश्चन है, अच्छा खासा इसके बाद भी पूछा उसने कुछ और बोला है, इसलिए उसने अब किसी में कुछ लग जाएंगे डेराइव करने, फिर बोलेंगे भैया पेपर लेंदी आया था, भाई लेंदी नहीं था, दिमाग लगाना है ना। क्या बोला उसने, राइट द एक्सप्रेशन फॉर द लोरेंज फोर्स ऑन ए पार्टिकल ऑफ चार्ज Q मूविंग विद ए वेलोसिटी वेक्टर V इन ए मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर B। तो क्या लिखोगे, वेक्टर F इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B, और वेक्टर F इक्वल टू या F इक्वल टू Q V B साइन थीटा, दोनों लिख देना चाहिए, बेहतर होता है, ठीक है ना, कि तुम्हारा जो मन करे वो ले लो, है ना। अब व्हेन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ हिज फोर्स मैक्सिमम, ये फोर्स मैक्सिमम कब होगा, तो बोलेंगे व्हेन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, व्हेन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री देन F इक्वल टू मैक्सिमम। जब कोई चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कितना एंगल हो, 90 डिग्री, उस समय फोर्स मैक्सिमम लगेगा, लेकिन वर्क नहीं करेगा। फोर्स मैक्सिमम लगेगा लेकिन वर्क नहीं करेगा। क्या कमाल का क्वेश्चन है। जब भी वेलोसिटी और फोर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाता है और वर्क डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स 0 होता है, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स का काम वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को बढ़ाना नहीं होता, बल्कि सिर्फ उसकी डायरेक्शन को चेंज करना होता है। समझ में आ रही बात ना। तो इन दिस सिचुएशन फोर्स विल बी मैक्सिमम बट वर्क डन विल बी 0। आगे फिर पूछा है, शो दैट नो वर्क इज डन बाय दिस फोर्स ऑन द पार्टिकल ड्यूरिंग इट्स मोशन फ्रॉम ए पॉइंट R1 टू R2। कहीं से कहीं भी जाए कोई फर्क नहीं पड़ता सर, R1 पोजीशन से R2 पोजीशन पे जाने में कितना वर्क करेगा। तो जवाब देंगे सर, फोर्स और वेलोसिटी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, और जब फोर्स और वेलोसिटी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है तो वर्क डन 0 हो जाता है। उम्मीद है बात समझ आ रही होगी। देखो क्या बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन दे रहा है ना। बस अब एक और सुनो क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन करेंगे अभी। सुनो भाई, सुनो बच्चों, सुनो ध्यान से, बढ़िया क्वेश्चन है एक, फिर से इधर ध्यान लगाओ, इधर ध्यान लगाओ, जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं वो बहुत अच्छा है। ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर AB, तो बनाइए पहले अपनी कॉपी पे, लॉन्ग स्ट्रेट वायर AB, मतलब एक कोई वायर बना दो। ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर AB कैरीज ए करंट I एम्पियर। कितनी करंट फ्लो कर रही है इसमें, I एम्पियर। ओके जी। ए पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m एंड चार्ज Q, एक पार्टिकल है स्मॉल m मास का और Q चार्ज का, मूव्स विद ए वेलोसिटी वेक्टर V पैरेलल टू द वायर। इस वायर के पैरेलल कुछ दूरी पर एट ए डिस्टेंस D फ्रॉम द वायर एज शोन इन फिगर। चलो जिसने फिगर भी दे दिया, ये वायर है, इसमें कितनी करंट फ्लो कर रही है I, इससे D डिस्टेंस दूर कोई एक चार्ज पार्टिकल है, V वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है पैरेलल। मास कितना है इसका m और चार्ज कितना है Q, वेलोसिटी कितनी है V, और वो भी उसने खुद ही दिया है, पैरेलल तो दिया लेकिन एंटी पैरेलल है, बोला है उसने कि एज शोन इन फिगर, तो चिंता नहीं करनी है। ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द पार्टिकल एंड मेंशन इट्स डायरेक्शन। आपको वो फॉर्मूला ड्राइव करना, अब है यहां डेरिवेशन। क्या बोला इसने, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द पार्टिकल। ये पार्टिकल कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उसका फॉर्मूला डिराइव करिए, और फिर उसकी डायरेक्शन भी मेंशन करिए कि किस डायरेक्शन में ये फोर्स लगेगा। समझ गए, बढ़िया क्वेश्चन भाई, उम्मीद रखता हूं कि आप कर पाएंगे। हाँ बताओ, आ गया। इसने कहा ये वायर है, इसमें कितनी करंट फ्लो कर रही है I, यहां से कितनी डिस्टेंस है D, तो D डिस्टेंस पर ये पार्टिकल है V वेलोसिटी के साथ नीचे की ओर जा रहा है, और इसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, सॉरी चार्ज कितना, मास कितना है इसका m है, और चार्ज कितना है Q है। तो हमारा काम क्या है, हमें फोर्स निकालना है, तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, Q V क्रॉस B। क्लियर है, तो B चाहिए ना उसके लिए मुझे। पहली बात तो हम कहेंगे सर करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर की ओर होगी, तो क्या कितनी आ जाएगी, B बराबर कितना आ जाएगा
म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i अपॉन डी, ये आएगा मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग लॉन्ग वायर्स कितना हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i अपॉन डी। तो अंदर की ओर हो गई मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। अब सर और वेलोसिटी होगी नीचे, तो एंगल इन दोनों के बीच में कितना बन गया 90 डिग्री। तो ये बन जाएगा क्यू वी बी साइन थीटा, फॉर्मूला होता है। तो क्यू को क्यू रहने दो, वी कितना हो जाएगा वी, दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा बी कितना, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i अपॉन डी और साइन 90, ये हो जाएगा एफ। बस खत्म हो गया। देखो कितना आपको दुखी करने के लिए उसने लगा था, पता नहीं कितना बड़ा क्वेश्चन पूछ लिया हमसे। तो क्या गया, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई क्यू वी अपॉन डी, यही क्वेश्चन है। अब डायरेक्शन भी पूछी थी, ऑल्सो मेंशन द डायरेक्शन। तो हम बोलेंगे सर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर, वेलोसिटी नीचे की ओर, तो फोर्स किधर लगेगा, समझ में आ रहा है। ये देखो ना, ये है बी, वो है बी। तो राइट हैंड के थंब को ये भी कह सकते हैं, राइट हैंड के थंब को इसको ग्लो को हम लोग कैसे रखेंगे, ऐसे ऐसे वी की डायरेक्शन में, ऐसे वी, और बी की ओर घुमा देंगे। अंगूठा किधर जा रहा है, बाहर की ओर, ये लगेगा फोर्स। बोलो समझा कि नहीं। एक बात। दूसरी बात, जो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी की होती है वही करंट की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव चार्ज के लिए, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के लिए। तो करंट की डायरेक्शन कैसे हो गई, नीचे की ओर। मैग्नेटिक फील्ड किधर हो गई, अंदर की ओर। अब लेफ्ट हैंड रूल, प्लेइंग लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है ना। तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड एफ बी आई, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में इसको रखेंगे, करंट की डायरेक्शन में इसको रखेंगे, फोर्स अपने आप आ जाएगा उधर की ओर। बोलो समझ में आया कि नहीं। लेफ्ट हैंड से हो गया, लेकिन तब राइट से नहीं करना है, वही तो गलती है करते हो, ठीक है ना। तो राइट से कर दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग का रूल लगाते हैं तो लेफ्ट हैंड लगाते हैं, और अगर राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं तो फिर राइट हैंड लगाते हैं, ठीक है ना। हाँ समझ गए, ओके, बस काफ़ी है इसमें इतना, ठीक है ना।